बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर मैं जब समंदर पर जाने लगा तो मेरी बीवी ने खामोशी से एक पर्ची मुझे पकड़ाई, जो मैंने थाम कर जेब में डाल ली और समंदर की तरफ रवाना हो गया। ये मेरा पिछले कुछ बरस से मामूल बन चुका था। जब भी मैं मछली का शिकार करने जाता, मेरी बीवी मुझे एक पर्ची पकड़ाती थी। मैं समंदर पर पहुंचकर जाल पानी में फेंककर वो पर्ची खोलकर पढ़ता था, और इसके बाद जब मैं जाल निकालता तो वो बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ होता था। वो मछलियां मैं बाजार में जाकर बेचता तो दिन के आधे हिस्से में ही सारी मछलियां फरोख्त हो जाती, क्योंकि जैसी ताज़ा और बड़ी मछली मेरे पास होती थी वो किसी दूसरे मछली बेचने वाले के पास नहीं होती थी। और मैं मछली की कीमत भी मुनासिब रखता था, क्योंकि मुझे कभी ज़्यादा का लालच नहीं सताता था। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और घर में भी खुशहाली थी। मुझसे अक्सर दूसरे माहीगीर पूछते भी थे कि आखिर मैं किस समंदर से मछलियां पकड़ता हूँ और ऐसा क्या तरीका करता हूँ कि मछलियों का ढेर एक ही बार में जाल में फंसा कर ले आता हूँ। मैं उनके सवालात पर सिर्फ कंधे उचका देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने को कोई ख़ास जवाब नहीं होता था। रोज़ाना मैं अपनी बीवी से पर्ची लेकर जाता और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता। कुछ वक्त गुजरा तो मेरी बड़ी बेटी का एक बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता हो गया। उसके लिए जिस घराने से रिश्ता आया था वो बहुत खाता पीता घराना था। पहले तो मैं हैरान हुआ और कुछ परेशान भी हुआ, और अपनी बीवी से कहा कि मुझ जैसे आम माहीगीर की बेटी के लिए इतना ऊंचा रिश्ता कैसे आ गया। वो लोग न जाने हमें जानते कैसे थे। मेरी बीवी मेरी हैरत पर बोली कि ऐसी बातें करके अल्लाह को नाराज मत करो। अल्लाह ने जिसका जहाँ नसीब लिख दिया उस इंसान को वहीं जाना होता है। मेरी बीवी का ये मानना था कि हमारी बेटी का नसीब ही इतने ऊंचे घराने में था, और वो बोली कि मैं खुद को आम सा माहीगीर समझना छोड़ दूं। मेरा फैलाया जाल तो समंदर की तह से भी कीमती मछलियां खुद में समेट लेता है, और मैं हलाल रिज़्क कमाता हूँ, इसलिए आम बिल्कुल नहीं हूँ। बहरहाल ये बातें मुझे सिर्फ लफाजी लगती थी। ये हकीकत अटल थी कि मैं आम इंसान था और एक छोटी सी बस्ती में रहता था। ना मेरी बीवी और ना ही मैं तालीम याफ्ता थे, ना ही हमारी बेटियां तालीम याफ्ता थीं। मेरे पास बस एक ही खजाना था, और वो ये कि मेरी बीवी और मेरी बेटियां निहायत हसीन और नेक थीं। वो पर्दे और सोमो सलात की पाबंद थी। शक्ल सूरत देखकर लोग यकीन नहीं करते थे कि वो मुझ जैसे आम और कम सूरत मर्द की बीवी बेटियां हैं। अगर उन्हें कोई बेहतरीन लिबास पहना दिया जाता तो वो किसी भी बनावटी बनाव सिंगार के बगैर ही बहुत हसीन लगती। मैं ये सोचकर चुप हो गया था कि शायद उसी हसन की वजह से मेरी बेटी का इतने बेहतरीन घर से रिश्ता आया था। मैंने और मेरी बीवी ने रवायती सोचो बचार करने के बाद रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। हाँ करते ही घर में शादी की तैयारियां होने लगी। इसी के दौरान ही मेरी बेटी की होने वाली सास हमारे घर आई और बातों बातों में बोली कि मुझे आप लोगों का घराना बहुत पसंद आया है, हमें दौलत जायदाद का कोई लालच नहीं है। इस अचानक बात पर मेरी बीवी खुश हो गई थी, जबकि मैं इस फरमाइश पर न जाने क्यों अच्छा महसूस कर रहा था। उस औरत के जाने के बाद जो मैंने बीवी को अपना ख्याल बताया तो वो बोली कि हमारी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। अगर दोनों बेटियां ही इतने बेहतरीन घराने में चले गई तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात होगी। मगर मुझे उस औरत का रवैया बुरा लग रहा था। उससे जब मेरी बीवी ने कहा था कि हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, तो वो औरत बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है। जो घराना एक बेटी के लिए अच्छा है तो वो दूसरी बेटी के लिए बुरा क्यों होगा। मुझे लगा था कि जैसे वो हम पर जोर दे रही थी और बार बार एक ही बात कर रही थी कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर दें, इस पर खर्चा बच जाएगा और मैं भी अच्छी लड़कियों की तलाश से बच जाऊंगी। उसके 2 बेटे थे और वो अब दोनों के लिए ही हमारे घर से ही लड़कियां लेना चाहती थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं डबल जहेज एक साथ नहीं बना सकता, इसलिए उस औरत से कह देना कि अगर वो बज़िद है तो हम पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे और इसके कुछ अर्सा बाद दूसरी बेटी की, ताकि मैं इस वक्फे में आराम से तैयारी कर सकूं। मगर तब मेरी बीवी कुछ परेशानी से बोली कि मैंने भी ऐसा ही कहा था, मगर वो औरत बोली कि हमें ना जहेज चाहिए ना कोई भी जायदाद, सब कुछ हमारे पास है, मुझे सिर्फ अपनी बेटियां दे दो। मुझे वो औरत अजीब लग रही थी। कोई इंसान जितना भी अच्छा हो इतना खुले दिल का नहीं होता। वो औरत जैसे मेरी बेटियों पर नीयत खराब कर गई थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अब कोई भी जवाब मत देना, वो हमारी खामोशी से खुद समझ जाएगी कि हमें अभी छोटी बेटी का रिश्ता नहीं करना। मगर मेरी बीवी को डर लगा रहता कि कहीं हमारे इनकार पर वो बदज़न होकर बड़ी बेटी का भी रिश्ता ख़त्म ना कर दे। आखिरकार काफ़ी सोचो बचार के बाद जब हमने उस औरत से बात की तो वो बोली कि ठीक है, शादी मत करो, मगर उन दोनों बेटियों के निकाह एक साथ कर दो।
اس کی یہ بات قدرے مناسب تھی۔ میں نے اس کے دونوں بیٹے دیکھے ہوئے تھے، وہ دونوں بہت اچھے لڑکے تھے، اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد میں اور میری بیوی مان گئے۔ ان دنوں میں دن میں 2 بار مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بچا سکوں۔ ہمارا اب بھی وہی معمول تھا، میں جب بھی مچھلی پکڑنے جاتا میری بیوی مجھے ایک پرچی پکڑا دیتی اور میں وہ پرچی پڑھ کر مچھلیاں پکڑتا تو ڈھیر مچھلیاں جال میں آ جاتی۔ میں نے جب دن میں 2 مرتبہ مچھلیاں پکڑ کے بیچنا شروع کیا تو شادی کے انتظامات کے لیے اچھی خاصی رقم جمع ہونے لگی۔ ایک روز میں مچھلیاں پکڑنے جانے لگا، میری بیوی نے مجھے پرچی پکڑائی تو میں چونک گیا کیونکہ وہ پرچی پہلے والی پرچیوں کی نسبت کچھ بڑی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ پرچی جیب میں ڈالی اور سمندر پر جا پہنچا۔ میں نے جال بچھایا اور پرچی کھول کر پڑھتے ہوئے مچھلیوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جو میں نے جال واپس کھینچا تو اس میں موجود چیز دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکلی تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے جال جاڑ کر تیزی سے کشتی بھگاتا کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ جب تک میں سمندر کے کنارے پر پہنچا میری حالت نہایت خراب ہو چکی تھی اور میرا پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں بھاگا گھر پہنچا تو میری بیوی میری حالت دیکھ کر بوکھلا گئی۔ میری بیٹیاں بھی فکر مند سی میرے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور مجھ سے میری حالت کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ روزانہ مجھے پرچی دیتی تھی، اس پرچی کو پڑھ کر میں جب بھی مچھلیاں پکڑتا مجھے موٹی موٹی اور اچھی مچھلیاں مل جایا کرتی، مگر آج جب میں نے اس کی دی پرچی کھول کر پڑھی اور جال بچھایا تو اندر سے نہایت بڑا اور کالا سانپ نکلا۔ وہ سانپ اتنا سیاہ اور موٹا تھا کہ میرے جیسا مضبوط سانپ کا مرد بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میری بیوی بھی یہ سن کر گھبرا گئی تھی۔ ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اچانک سے جال میں مچھلی کی جگہ سیاہ سانپ کے آنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ ہم اس بات کو بلا نہیں پا رہے تھے، مگر وہ رات گزرنے کے بعد میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ آج سمندر کے دوسرے حصے میں قسمت آزمائی کروں گا۔ میری بیوی نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ سانپ تو سمندر میں بھی گھومتے رہتے ہیں، شاید وہ سانپ غلطی سے میرے جال میں آ گیا ہو۔ میں اس بات کو سوچ کر مطمئن سا شکار کے لیے سمندر کی طرف چلا گیا۔ میں نے شادی کے انتظامات کے لیے تو کافی کچھ جمع کر لیا تھا، بس اب مجھے اپنی بیٹی کا جہیز بنانا تھا جو کہ نہایت ضروری تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے سمندر کے دوسرے حصے میں جا کر جال پھیلایا تھا، اور جب میں نے جال کا بھاری پن محسوس کر کے جال پانی سے نکالا تو میری آنکھیں ابل پڑی۔ آج جال میں ایک کی بجائے 2 بڑے سیاہ سانپ تھے اور وہ نہایت سیاہ چمکدار تھے، مگر اتنے خوفناک کہ مجھے اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے۔ وہ سانپ جال میں اچھل رہے تھے، ان کا وزن اتنا تھا کہ میرے ہاتھ سے جال چھوٹ کر پانی میں گر گیا۔ میں سمندر کے کنارے پہنچا اور بری طرح پریشان ہو گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ خالی ہاتھ اور مایوس سا گھر پہنچا تو بیوی میری منتظر تھی۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ جال میں مچھلی کی بجائے آج بھی سانپ آئے اور آج تو میں خوف کے مارے اپنا جال بھی پھینک آیا تھا۔ اب میرے پاس مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بھی نہیں رہا تھا۔ میری بیوی پریشان ہونے لگی اور بولی کہ بیٹی کی شادی سر پر ہے، اگر ہمارے پاس مچھلیاں نہیں ہوں گی تو ہم بیٹی کا جہیز کیسے بنائیں گے؟ اچانک میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر کسی مولوی سے استخارہ کرواؤں تاکہ کچھ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے بیوی کے مشورے پر سر ہلایا اور اسی شام جب نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں گیا تو میں نے مولوی صاحب کو سارا ماجرا بتایا۔ مولوی صاحب میری بات سن کر چونکے اور بولے کہ پرچی میں تمہاری بیوی کیا لکھ کر دیتی تھی؟ میں نے کہا کہ روزانہ مجھے شکار پر بھیجتے ہوئے میری بیوی گھر کا سودا پرچی پر لکھ کر دیتی ہے، مگر پہلے بسم اللہ لکھی ہوتی تھی۔ جب میں جال بچھا کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سودے کی لسٹ پڑھتا تھا تو اللہ اس کے بدلے مجھے مچھلیاں دے دیتا تھا۔ میں وہ مچھلیاں بیچ کر آرام سے گھر کا سارا سودا خریدتا اور گھر چلا جاتا، مگر اس روز میری بیوی نے مجھے گھر کے سودا سلف کی بجائے بڑی سی پرچی میں بیٹی کے جہیز کا سارا سامان لکھ دیا۔ وہ لسٹ پڑھ کر میں نے جال پھینکا تو اس میں بہت بڑا سانپ نکلا تھا اور ایک بھی مچھلی نہیں آئی تھی۔ اگلے روز پھر اسی طرح جب میں بیٹی کے جہیز کا سوچ کر سمندر کے بیچ پہنچا تو تب بھی جال میں مچھلی کی بجائے 2 نہایت بڑے سیاہ سانپ پھنسے تھے۔ میں پریشانی سے رو پڑا اور مولوی صاحب سے بولا کہ مجھے وہ سانپ اتنے خوفزدہ کر گئے کہ میں دوبارہ مچھلی پکڑنے کا سوچ کر بھی گھبرانے لگا ہوں۔ حالانکہ سمندر کے درمیان مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں کے لیے یہ بات بہت عام سی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے جال میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی، تو ہم جال جھٹک کر دوبارہ سے پھیلا دیتے ہیں، اور اکثر ایسی چیزوں کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی ہیں۔ مگر میرے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے تھے کہ میرے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں آتی تھی۔
बल्कि सिर्फ सांप आते, और वो भी इतने खौफनाक कि मैं उसके बाद दोबारा जाल बिछाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जिस रोज मैंने 2 सांप देखे तो मुझे जाल समंदर में फेंक देना पड़ा। मैंने मौलवी साहब से कहा कि मेरी बेटी की शादी सर पर है, अब मैं क्या करूँगा। सब सुनकर मौलवी साहब ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरा दिल बंद होने लगा। मैं घर पहुंचा तो घबराहट से जर्द पड़ चुका था। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि मौलवी साहब ने तुमसे क्या कहा, तो मैंने सर उठाया। मेरी बीवी और मेरी बेटियां मुंतजिर नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने बेटियों के सामने बात टाल दी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। मगर अगली सुबह मौका पाते ही अकेले में मैंने अपनी बीवी को सारी बात बता दी। मेरी बीवी भी परेशान हो गई और फिर बोली कि फिक्र मत करो, मैं उस औरत से जाकर बात कर लेती हूँ कि हमारा काम धंधा बंद हो गया है, जिसकी वजह से हम बेटी का जहेज नहीं बना पा रहे। हम अपनी बेटियों को इज्जत से ब्याहना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम बगैर जहेज दिए रुखसत कर दें, इसलिए शादी से मना कर दूंगी। मैं बीवी की बात से मुत्फिक हुआ और अगले रोज अपनी बीवी को लेकर अपनी बेटी के होने वाले ससुराल पहुंच गया। मैं बीवी को घर के दरवाजे पर छोड़कर बाजार चला गया था ताकि एक नया जाल खरीद सकूं और अपना काम दोबारा से शुरू कर सकूं। मैं जाल खरीद कर बाजार से वापस लौटा तो मेरी बीवी मुझे दरवाजे पर ही मिली। उसकी हालत खराब थी और उसकी आंखें भीग रही थी। वो मुझे घबराई हुई लग रही थी। वो मेरे करीब आते ही तेजी से मेरा बाजू दबोच कर आगे की तरफ चल पड़ी। मैंने उससे पूछा कि इसे क्या हुआ है, क्या वहाँ सब घर में ठीक तो है। वो बोली कि पहले घर चलो फिर बात करेंगे। मैं खामोश हो गया। मगर हम घर पहुंचे तो मेरी बीवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और हमें बात करने का मौका नहीं मिला। मेरी बेटियां मेरी बीवी की खिदमत कर रही थी और मैं ये सोच कर परेशान हो रहा था कि मेरी बीवी के साथ न जाने इस घर में ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी परेशान हो गई। अगले रोज अभी मैं अपनी बीवी से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी बेटी की होने वाली सास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे अंदर का रास्ता दिया और उलझ गया। मुझे हैरत थी कि हमारे इनकार के बाद भी वो औरत हंसती मुस्कुराती हमारे घर आ गई थी। मगर जब उस औरत से बात हुई तो अंदाजा हुआ कि मेरी बीवी ने उससे कोई बात ही नहीं की। जो मैंने एक रोज पहले उनके घर जाने के बारे में बताना चाहा तो मेरी बीवी ने जल्दी से मुझे टोक कर बात बदल दी। मैं हैरान हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बीवी उनके घर जाने वाली बात छुपा रही है। मगर अगले पल मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब उस औरत ने बताया कि एक रोज पहले वो सारा दिन अपने बेटों के साथ बाजार खरीदारी करती रही और घर पर सिर्फ उसका शौहर था। आज वो अपनी खरीदारी दिखाने आई थी। मैंने ठिठक कर अपनी बीवी को देखा तो वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अगर घर में औरत की बजाय उसका शौहर था तो मेरी बीवी को मुझे बताना चाहिए था। मैं बीवी से बाद में पूछने का सोचकर उस औरत से 2 टोक लहजे में मुझे बोला कि मेरा काम खत्म हो गया है, मेरे जाल में मछलियां नहीं आती, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का जहेज बनाने के काबिल नहीं रहा, तो मैं अब बेटी की शादी नहीं करूंगा। वो औरत मेरी बात पर ऐसे घबराई जैसे मैंने उससे जायदाद मांग ली हो। उसका रंग उड़ गया। वो बोली कि ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारी दोनों बेटियां लेना चाहती हूँ और मेरे बेटों को भी तुम्हारी बेटियां बहुत अच्छी लगी हैं। ये शादी खत्म नहीं हो सकती। हमने लोगों को बुलावे भी दे दिए हैं। शादी रुकी तो सबको जवाब देना पड़ेगा। वो बुखलाई हुई सी हाथ जोड़कर बोली कि बगैर जहेज के लड़कियां दे दो और बाद में सब देते रहना। मैं नफी में सर हिलाते हुए बोला कि मैं उसे अपनी बेटी नहीं दे सकता। खाली हाथ ससुराल जाने वाली लड़कियां सारी जिंदगी सर उठाकर नहीं जी सकती। मेरे वाज़े जवाब पर भी वो मुझसे मिन्नतें करती रही। मुझे एक बात चौंका रही थी कि मैं एक बेटी की बात कर रहा था मगर वो औरत मेरी दोनों बेटियों की बात करती थी और बोली कि अगर कोई मसला हो रहा है तो मैं जहेज खुद ले लेती हूँ और ये बात हमारे दरमियान रहेगी। मुझे उसकी ये बात अजीब लगी थी। वो इतनी अच्छी क्यों बन रही थी? मेरे दिमाग में मौलवी साहब की बात गूंज रही थी जो इसके बरक्स थी। मैंने उस औरत से कहा कि मेरी तरफ से साफ इनकार है, मैं उसके अलावा कोई बात नहीं करना चाहता। ये कहकर मैं घर से चला गया। मैंने अपनी बीवी को मौका दिया था ताकि वो सब मेरे सर पर डालकर बात खत्म कर दे। रात को जब मैं घर आया तो मेरी बीवी चुप चुप सी बैठी थी। मेरे पूछने पर बोली कि वो औरत बात नहीं मान रही। वो कह गई है कि वो दोबारा ज़रूर आएगी। मेरी बीवी उदासी से बोली कि यूँ रिश्ता टूटने पर हमारी बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी। वो औरत भी यही बोल कर गई है कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटियों को रुस्वा करना चाहती हो। बेटियों का रिश्ता टूटा तो पूरा ज़माना तुम लोगों पर थू थू करेगा कि जाने इनकी बेटियों में ऐसे कौन से ऐब है कि शादी टूट गई। मेरी बीवी रो रही थी। मैंने अपनी बेटियों को बुलाकर समझाया कि दाना लोग बेटियों की शादियां हमेशा अपने बराबर के घरों में करते हैं ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार न रहे। जबकि ये घराना तो बहुत अमीर था और मुझे शुरू से अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उनकी माँ की ख्वाहिश पर मैं मान गया और जैसे तैसे
जहेज़ भी बनाने को तैयार हो गया। हालांकि मुझे फ़िक्र थी कि मेरा बनाया हुआ जहेज़ इस आलीशान घर में अच्छा नहीं लगेगा, और शायद इस बात पर मेरी बेटी सारी ज़िंदगी एहसास कमतरी का शिकार रहती। फिर अब तो बिल्कुल खाली हाथ हो गया हूँ और इसका जहेज़ बनाने के काबिल नहीं रहा, तो मैं खाली हाथ बेटी को कैसे ब्याहूं? मेरी बेटी समझदारी से बोली कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जो भी कहें, वो सिर्फ अपने माँ बाप का इत्मीनान चाहती है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार था कि मेरी बेटी फरमाबरदार थी, मगर उस औरत के तेवर ऐसे नहीं लग रहे थे कि वह हमारे इनकार पर खामोश रहेगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मेरे दिमाग में उस औरत के रवैये के साथ साथ बीवी की खामोशी भी खटक रही थी, जो उस रोज़ उस आलीशान घर से आते हुए घबराई हुई थी, मगर मुझे कुछ नहीं बता रही थी। अगले रोज़ मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर की तरफ गया तो पीछे वो औरत फिर से आदम की और मेरी बीवी बेटियों को तंग करने लगी और बोली कि अगर अब उन्होंने इनकार किया तो वह ज़बरदस्ती मेरी दोनों बेटियों को ले जाएगी। उसकी बात पर मेरी बीवी और बेटियां बहुत परेशान होगी। उस रोज़ मेरे जाल में पहले की तरह ढेर सारी मछलियां फंसी थीं। मैं बाजार में मछली बेचकर वापस आया तो मेरी बीवी बुरी तरह रो रही थी और मुझसे बोली कि आज वो औरत आई थी और उसने हमें धमकाया कि वो हर हाल में शादी चाहती है और उसे एक भी नहीं हमारी दोनों बेटियां चाहिए। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। आखिर इतने अमीर लोगों को मेरी बेटियों में क्या दिलचस्पी थी? उनके इरादे खराब लग रहे थे, क्योंकि मौलवी साहब ने भी मुझे यही कहा था कि ये रिश्ता हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी कभी इशारतन बुराई से रोकता है। मौलवी साहब बोले कि जो अल्लाह तुम्हें घर के लिए रोजाना ही इतनी मछलियां दे रहा था, वो अल्लाह तुम्हारी बेटियों के जहेज पर सांप देकर तुम्हें इशारा दे रहा है कि रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हमेशा बेटियों का रिश्ता करते हुए पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा होता है, फिर जो रिश्ता हमारे हक में बेहतर हो इस्तिखारे में अच्छा जवाब मिल जाता है। मुझे मौलवी साहब की बात समझ आ गई। जहेज वाली पर्ची के रोज़ ही मुझे सांप मिले और अगले रोज़ भी मैं इसी सोच से गया था जो मुझे 2 सांप मिले। वो औरत भी सांप की तरह ही हमारे सिरों पर सवार हो चुकी थी। वो हमारा इनकार सुनने के बावजूद बज़िद हो रही थी कि हम दोनों बेटियां उन्हें दें। मैंने परेशानी से अपनी बीवी से कहा कि न जाने उस औरत को हमारी बेटियों में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है जो वो अपने तबके के लोगों में नहीं तलाश कर पा रही। अगर उसे शादी की जल्दी है तो वो कहीं से भी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियां ले सकती है, मगर वो तो हमारी बेटियों के पीछे पड़ी है। अब मैं उसे कैसे जान छुड़वाऊं? मेरी बीवी खामोशी से बैठी रही। जब अचानक मुझे ख्याल आया कि उस रोज़ मेरी बीवी उनके घर गई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि जब उस दिन उनके घर गई थी तो लड़कों के बाप से उसका सामना होने पर उसने क्यों नहीं इनकार किया? हो सकता है वो मर्द समझदार हो और जल्दी बात समझ जाता। मेरी बीवी का रंग उड़ गया और वह नज़र चुराते हुए बोली कि मेरी उस मर्द से कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी, वरना मैं उसे ज़रूर बता देती कि हमें ये रिश्ता नहीं करना। मुझे अपनी बीवी का अंदाज ठिठका रहा था। हमने हमेशा एक दूसरे को हर बात बताई थी, मगर पहली बार मुझे लगा जैसे मेरी बीवी मुझसे कोई बात छुपा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मर्द से मिली थी मगर वो मुझे बताना नहीं चाहती थी, मगर मैं खामोश रहा। वो औरत अक्सर हमारे घर आकर तमाशा करने लगी, जिस पर मेरी बीवी कुछ ज़्यादा खौफजदा रहने लगी थी। वो औरत बहुत ऊंचे घर की थी, इसलिए हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। एक रोज़ मैंने जाकर अपनी परेशानी अपने बड़े बहन भाई को बताई तो वो भी परेशान हो गए। मेरा भाई नरमी से बोला कि अपने से बड़े लोगों में रिश्ता नहीं करना चाहिए था। हो सकता है वाकई वो लोग अपने खानदान में शादी की बात कर चुके हों और तुम्हारी बेटियों की तस्वीर भी दिखा चुके हों, इसलिए वो बदनामी के डर से यूं जिद कर रही हो। मगर तुम अपनी बेटियां नहीं देना चाहते हो तो अब तुम मुझसे कैसे जान छुड़वाओगे? मैं परेशान सा बैठा था, तब अचानक मेरी बहन ने कहा कि इस मसले का एक यही हल है कि हम खामोशी से बच्चियों का कहीं और निकाह कर दे। जब लड़कियों की शादी हो जाएगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा। मैं बहन के मशवरे पर चौंक गया। मेरा भाई भी सोच में गुम हो गया था। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं इतनी जल्दी अच्छे लड़के कहाँ से ढूंढूंगा, तो मेरी बहन मुस्कुराकर बोली कि तुम्हारी बेटियों को मैं और बड़ा भाई अपनी बहू बना लेंगे। आखिर ऐसे मौके पर बहन भाई ही काम आते हैं। बहन की मुखलसी पर मेरी आंखें भीग गई थीं। मैंने सवालिया नज़रों से अपने भाई को देखा तो मेरा भाई भी मुस्कुरा दिया। मेरी बहन और भाई के इकलौते बेटे बहुत शरीफ और काबिल भरोसा थे, और अगर मैं खाली हाथ भी बेटियां दे देता तो कभी मुझे ये खौफ ना होता कि उन्हें कोई तंज करेगा, क्योंकि मेरी बहन और भाई का घराना सुलझा हुआ था। मैं खुशी खुशी घर गया और अपनी बीवी को सब बता दिया। मेरी बीवी भी खुश होगी। अब मैं रोज़ाना जाल में ढेर सारी मछलियां पकड़ता और बाजार में महंगे दामों बेचता। मेरी बीवी पैसा बचा बचा कर तैयारी कर रही थी। वो औरत भी हमारे घर आकर जताती रहती थी कि शादी का वक्त करीब आ रहा है और वो हमारे इनकार को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगी। वो बोली कि जो तैयारी कर सकते हो वो जारी रखो, मैं बारात के रोज़ वक्त पर पहुंच जाऊंगी। मेरी बीवी और मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी ताकि वो औरत यही समझती रहे
कि हम उसकी बातों से डर गए हैं और उसके कहने पर तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि शादी से पहले उस औरत को पता चले तो वो कोई हंगामा खड़ा कर दे या हमारी बेटियों को अगवा कर ले, क्योंकि इससे कोई बाइद ना थी। मैंने एक दिन शाम के वक्त निहायत खामोशी से अपनी बेटियों के निकाह करके उन्हें रुखसत कर दिया, और जब 2 दिन बाद वो औरत हमारे घर अरूसी जोड़े देने आई तो मेरी बेटियों को दाब आकर ठिठक गई और बोली कि मेरी बहुएं कहाँ हैं। मेरी बीवी ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा कि हमने अपनी बेटियों की शादियां कर दी हैं, वो दोनों अपने ससुराल में रहती हैं, इसलिए वो औरत अब यहाँ से चली जाए, हम उसकी मजीद मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। ये सुनकर वो औरत झटका खाकर उठी और चीखते हुए बोली कि तुम दोनों मुझसे ऐसा धोखा कैसे कर सकते हो, रिश्ता तो मेरे घर तय था। वो औरत उस रोज चीखते हुए अचानक निहायत अजीब सी बात कर गई जिसने मुझे और मेरी बीवी को साकित कर दिया था। वो औरत लड़ती धमकाती घर से चली गई। मैं परेशान सा बैठा उसकी बात सोच रहा था जब मेरी बीवी मेरे पास बैठी और आहिस्तगी से बोली कि उसने झूठ बोला था कि उस रोज उसका सामना किसी से नहीं हुआ, जबकि उस रोज वो उस घर गई तो उसने लड़कों के बाप का घिनौना रूप देख लिया था जो उसे खौफ से बीमार कर गया। मेरी बीवी ने मुझे वो सारी बात बता दी जो उस रोज उसने अपने कानों से सुनी मगर छुपा गई। मैं बीवी की बात सुनकर दिल पकड़ गया था। मेरी बीवी ने बताया कि जब वो उस औरत के घर गई थी, उस औरत का शोहर कुछ मर्दों के साथ बैठा हुआ था और उनसे कह रहा था कि जल्द लड़कियां उन्हें मिल जाएंगी, और लड़कियां बिल्कुल अनछुई हैं। वो हमारी बेटियों का सौदा करने के बदले एक बहुत बड़ी रकम ले रहा था, और मर्दों के सामने मेज पर हमारी बेटियों की तस्वीर पड़ी हुई थी, और तस्वीर को देखते हुए वो हवस परस्त मर्द ज्यादा से ज्यादा रकम लगा रहे थे। मेरी बीवी रोते हुए बोली कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी हमारी किसी गलती की वजह से हमारी बापर्दा बेटियों की इस तरह बोली लगाई जाएगी, क्योंकि हमने अनजान लोगों के रिश्ता मांगने पर न सिर्फ उन पर एतबार किया बल्कि अपनी बेटियों की तस्वीर भी उन्हें थमा दी। हमारी इस बेवकूफ़ी की वजह से वो लोग दीदा दलेरी से हमारी बेटियों का सौदा कर रहे थे। तब मुझे समझ आई कि उस औरत ने जब लड़ते हुए हमसे कहा था कि हमारी बेटियां अब शादीशुदा हो चुकी हैं, वो कंवारी और अनछुई नहीं रही, इसलिए अब वो उन्हें चाहकर भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो लोग अनछुई लड़कियों का सौदा कर चुके थे। मेरी बीवी ने उस रोज सच जानने के बाद आगे बढ़कर उस मर्द से कोई बात नहीं की थी। वो बोली मैं बुरी तरह डर गई थी, मैं वापस आ गई और तुम्हें भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जानती हूँ एक बाप के लिए ऐसी बात सुनना बहुत अजियतनाक होता है। जबकि मुझे तो ये भी शक है कि वो औरत, मर्द, वो लड़के आपस में माँ बाप बेटा ही हैं, या फिर सिर्फ एक कारोबारी गिरोह जो शायद यूं हमारी बेटियों जैसी कई मासूम और खूबसूरत गरीब लड़कियों को शादी करके ले जाते होंगे और दूसरे मर्दों के हवाले कर देते होंगे। मगर हम अल्लाह की रहमत और अल्लाह के दिए गए इशारे की वजह से अपनी बेटियों को बर वक्त बचा चुके हैं। आज मेरी बेटियां अपने घरों में सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं और मेरी बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने लालच में आने की बजाय ऐसे लोगों के घिनौने चेहरे देखकर बेटियों को महफूज हाथों में दे दिया था। आखिर में मेरी तमाम बेटियों वाले लोगों से दरख्वास्त है कि बेटी चाहे गरीब की हो या अमीर की, वो बोझ नहीं होती। बराए मेहरबानी बेटियों का रिश्ता करने से पहले इस्तखारा ज़रूर करें ताकि किसी भी मुश्किल से बच जाएं। अल्लाह ताला सब बेटियों बहनों के नसीब अच्छे करे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।